इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहना क्यों जरूरी है? मेरे हिसाब से दो बातें हैं। ईगो को कैसे मैनेज करते हैं? अकेला होता हूँ तो कोशिश करता हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने ये क्यों किया, तो वो लाल कहेगा तो मैं लाल कर नहीं दूंगा। पाकिस्तान का शो था, हम लोग जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, रामायण करने का। पाकिस्तान में रामायण करने का था, लेकिन इससे चैलेंज एक और पड़ा था जो शकुंतला का था। अगर किसी को प्रोफेशनली स्टोरी टेलर बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तो कौन सी वो खूबी होती है जो कि उसके अंदर होनी ही चाहिए? पहले तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए पपेट्री? यही चाहिए था। Mansingh Zala, the famous Indian puppeteer from Gujarat, trained under Meher Contractor. What a profound human being. एक्टर बनने आए थे और पपेटियर बन गए और पूरी जिंदगी लगा दी पपेट्री में। But this podcast is not just about puppetry, but about life lessons. Let's hear him out. अगर किसी को प्रोफेशनली स्टोरी टेलर बनना है, स्क्रिप्ट राइटर बनना है, तो कौन सी वो खूबी होती हैं जो कि उसके अंदर होनी ही चाहिए, वरना वो कॉपी ऑफ अ कॉपी बनाता रहेगा? मेरे हिसाब से दो बातें हैं। एक तो पहले तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, इसने क्या कहा तो उसने क्या कहा, कैसे इसका रिएक्शन क्या था, उसका रिएक्शन क्या है। कभी कभी एक बात के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, तो वो भी हमें सोचना है कि इसने ऐसे रिएक्ट किया, इसने ऐसे, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, वो सोचना पड़ेगा। तो ऐसी ही बातें ऑब्जर्वेशन करते हैं। मुझे एक ऐसी आदत है कि लोग चलते हैं तो मैं देखता हूँ ये कैसे चल रहा है, तो मैं कभी कभी अकेला होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि 5 तरह से चल सकता हूँ, 6 तरह से ऐसे, ये ऐसा चल रहा था तो मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर ये कोशिश मैंने किया तो कभी कभी मैं पपेट में भी उसे रख देता कि कैरेक्टर है तो ऐसे चल रहा है, ये ऐसा है, चलो ये ऐसा तो ऐसा करते हैं। और दूसरा क्या है, ऑडियंस को समझना होता है। अगर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम पहले तो मैं कोई भी स्क्रिप्ट होती है या कोई भी विषय होता है, उसके लिए ऑडियंस कौन है मैं पहले पूछता हूँ। ऑडियंस में कौन है और आपका पर्पस क्या है, क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि ये स्क्रिप्ट मैं किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो ये भी दोनों को मिलाना है, ऑब्जर्वेशन ये और सब्जेक्ट, तीनों को मिलाएंगे अच्छी कहानी बनेगी। क्यों सीखना चाहिए पपेट्री? मैं कोई एक इंसिडेंस कहूँ इसका। मैं जब वो प्रोजेक्ट कर रहा था अमूल का, तो एक स्टूडेंट था, वो अकला था। वो भी सीखने आया था, उसको सिखा रहे थे। एक दिन रोता हुआ मेरे पास आया, मुझे प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। मैंने बोला क्यों नहीं करना है? सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ऐसा काम, सब लोग मेरे कॉपी करते हैं। अभी तो हम जाने ही वाले थे शो के लिए, उससे पहले उसको ट्रेनिंग भी हो गया, सब हो गया था। मैंने सोचा ये चला जाएगा तो मुझे किसी को ट्रेन करने में तो 1 महीना चाहिए, तो ऐसे चले जाएंगे तो क्या करूँगा। तो मैंने बोला कि पहले तू ये सोच कि ये लोग हंसते क्यों हैं, क्योंकि मेरा बोलने का ऐसा, तो तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है? तो चिढ़ाते हैं इसलिए। तो वो चिढ़ाते क्यों है? क्योंकि तू चिढ़ता है। पहले तू रिएक्शन देना बंद कर दे, फिर मुझे मिलना। 2 दिन के बाद आया मेरे पास, सर हो गया क्लियर। क्यों? बता, बंद ही किया गया।
ओके तारे, यस यस आऊँगा मैं। फिर शो में उसको रोल दिया हुआ था, तो वहाँ तो ऑब्वियसली वो अकलाएगा। आप नहीं मानोगे, आफ्टर 1 ईयर ही वॉज क्लियर, उसकी जबान क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो पपेट्री के जो परफॉर्म करता है, कैरेक्टर में घुसता है ना, तो वो बोलने लगा तो उसको भी ये मालूम नहीं पड़ा कब उसका अकलाना बंद हो गया। वो मेडिकल प्रोसेस हो गया, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम था क्लियर हो गया। आज अभी वैदिक मंत्रोच्चार से वो पूजा करता है, पूजा करवा पूरा घर चलता है। वो आपको उसका नंबर लेना पड़ेगा कि भाई मेरा पूजा करने आ जाओ ना, इतनी बढ़िया पूजा करता है। जिनके बदल गए, रियल इंसिडेंस मेरे साथ। अब मेहरबान भी कहते थे, एक बच्चा था, वो श्रेयस में काम करते थे, तो बच्चा था अच्छे घर का, श्रेयस में तो बड़े बड़े परिवार के बच्चे आते हैं। एक लड़का था, गालियाँ बहुत बोलता था, तो टीचर बोलता है ये गालियाँ बहुत बोलता है। मेरे बहन बोलते हैं ठीक है। फिर कोई प्रोजेक्ट आया, उसमें उस राजा का रोल दिया। क्या गाली बोलता है, उस राजा को दे दिया। फिर वो जब गाली बोलता था तो मेरे को गाली क्यों बोला, राजा गाली नहीं बोलते, तुम राजा हो। उसके दिमाग में घुस गया, गाली बोलना बंद कर दिया। रियल इंसिडेंस, गाली बंद हो गई उसकी पूरी लाइफ के लिए। तो काम करते करते डिफरेंट टाइप के अनुभव होते हैं ऐसे। पर ये सोच भी क्या है उनकी, उन्होंने कहाँ से कहाँ, मतलब ये नहीं कि उसको बैठ के समझा रहे हैं कि बेटा गलत बात है, गालियां मत दो। हंसते हंसते रमते उसको एक पर्सनालिटी ऐसी दे दी कि जिसमें आप वो कर ही नहीं सकते हो। नहीं कर सकते। सर आपने बहुत सारे साल बिताए हैं पपेट्री में, बट कैसे डिसाइड किया कि ये लाइन को चुनना है आपको? डिसाइड ही किया, एक्सीडेंट हो गया था। हैं? ऐसा हुआ था, मुझे उस वक्त मैं करीब 15-16 साल का था, मुझे बनना था एक्टर, बॉलीवुड में जाना था। ओहो। लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं था बॉलीवुड में भेजेंगे, तो मैंने सोचा नाटक से शुरू करते हैं। तो मैंने अंकल को बोला, तो उन्होंने बोला मेरा एक कलीग है जो दर्पण में जाता है। अच्छा। वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट है, तो मैंने सुना था कि अच्छा डिपार्टमेंट है। मैंने बोला मुझे जाना ही है वहाँ। तो उन्होंने मुझे पपेट डिपार्टमेंट में बिठा दिया, बोला कि पहले 6 महीना यहाँ काम करो। लेकिन वो 6 महीना मैंने काम किया, और जिस तरह का काम मुझे मिला, डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर परफॉर्म करने को मिलते थे, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते थे, तो फिर मैं ऐसा घुल मिल गया कि फिर मैं भूल गया कि मुझे ड्रामा में जाना है। जाना, इसमें मजा आ रहा है। 6 महीने का वो अटक गया। सो पपेट्री एक टेक्निकल फील्ड भी है, क्योंकि बनाना होता है। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग तो है ही है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, तो और भी होंगे जो शायद मैं नहीं जानती हूँ, बट कौन सी वो चीजें थी जिसने आपको पपेट्री में बांधा? तो मुझे ऐसा लगता था कि जो कैरेक्टर मैं जी रहा हूँ उसमें जो मेरे अंदर से बाहर इमोशन आ रहा है, मुझे वही चाहिए था। जैसे मैं कोई रैबिट का, मस्तीखोर रैबिट है, उसका कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो जो मस्ती, वैसे मैं मस्ती नहीं कर सकता, लेकिन रैबिट बन के वो मस्ती कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले रामायण का उसमें किया, तो पूरे पहले मुझे जनक का कैरेक्टर दिया था, सीता के पिताजी का, तो उसका वॉइस अलग है। फिर मिला सुग्रीव का, तो उसका वॉइस अलग है, उसका टेम्पो भी अलग रहता है, डायलॉग डिलीवरी का। फिर तो धीरे धीरे कैरेक्टर बढ़ गए। एक ही रामायण में मैं करीब 5-6 वॉइसेस निकाल के कैरेक्टर परफॉर्म करता था। अनसर्टेनिटी से कैसे डील करते हो अपनी जिंदगी में? अगेन मैं तो पपेट्री के साथ रिलेट करता हूँ, क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमने प्लान किया होता है, हमारी हर मिनट हर सेकंड के लिए हमारा प्लानिंग रहता है, ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है,
कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत कुछ आएगी, बदल जाएगा। कुछ ना कुछ बदलेगा। कभी कभी होता है ऑन स्क्रीन पपेट टूट गया है, ब्रेक हो गया, हम लोग क्या करते हैं, धागे रखते थे, सुई धागे तैयार चारों तरफ। तो जैसा मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरा पपेट तो उसका पैर टूट के गिर गया, पपेट आप बाहर देख रहे हैं और उसका पैर नहीं है, एक पैर पे है। तो दूसरा आदमी है, वो तैयार होगा बैकअप में, वो आएगा ऑन द स्पॉट, पहले तो पैर रख देगा, फिर सिल देगा, फिर डायलॉग आ गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ये टूट गया था, अभी सिल गया। हम लोग रामायण करते थे, 125 puppets, only 4 people are manipulating, only 4 people, 4:125 puppets within 80 minutes। और हम लाइव कर रहे हैं, हमारा वॉइस जा रहा है, मतलब डायलॉग्स डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट डायलॉग हैं, गाना भी है, सब कुछ है, कोरस भी है, ओह माय गॉड, और पपेट भी चलाना है। अगर एक पपेट यहाँ से यहाँ चला गया तो, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसकी 2 सेकंड के बाद मेरी एंट्री है, तो पपेट फिक्स जगह पे होना ही चाहिए। अगर वहां नहीं है तो मैं ढूंढने जाऊंगा तो मेरा डायलॉग चला जाएगा, तो वही ही होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता था कि वही नहीं है, तो मुझे क्या करना है? तो भी हम एंट्री कर लेंगे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, पूरा शो जैसे प्लान किया है वैसे ही जाएगा। आप जब टॉपिक ढूंढते हैं तो आपका बेसिस क्या होता है? आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इस चीज पे स्टोरी करूंगा? और फिर सबसे मुश्किल बात कि इमोशंस को कैसे इंश्योर करते हैं कि आ ही जाए? नॉर्मली क्या होता है, हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, वो लोग सब्जेक्ट लेके आते हैं, ओके, तो उनसे हम जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वैसे तय होते हैं, उनका जो हेतु होता है। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे मैंने गांधी जी का जो प्ले किया था, वो किसी ने देखा मेरे घर आके, हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, तभी वो एक डॉक्टर थे जो विवेकानंद केंद्र से अटैच थे, वो हमारा रिहर्सल देखने आए हैं। तो दूसरे दिन उनका फोन आया कि मैं रात को सो नहीं सकी हूँ। बोला क्या हुआ? तो कि आपका शो देखा तो मुझे लगता है कि नहीं, बस मुझे विवेकानंद का शो करना है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑडियंस को जानने पे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने पे हमारा मेन फोकस वही होता है, और हमने अपनी बात कह दी, बात खत्म जी। लेकिन जो आप कह रहे हो उसमें तो ये सही नहीं है। तो ऑडियंस को जानने के लिए चेकलिस्ट बताइए कि कैसे ऑडियंस को जानने का पॉइंट्स क्या है? इसके लिए जरूरी क्या है, मुझे कुछ बताना है ऑडियंस को। क्यों बताना है? आप ये सोचो, ऑडियंस को इसकी जरूरत क्यों है? या तो हम डंप कर रहे हैं, उसको जरूरत नहीं, हम दे रहे हैं, तो यूजलेस है, अभी छोड़ दो, मेहनत मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे जरूरत, उसको फायदा होगा तो भी, उसका फायदा होगा तो ही ये पपेट शो या कोई भी बात सक्सेसफुल होगी। उससे फायदा नहीं होगा तो वो सुनेगा नहीं, वो देखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो उसका फायदा कहाँ है वो ढूंढ लो, उसको इसके अंदर डाल दो। सपोज हम गांव में जा रहे हैं तो गांव का सीन रहेगा, उन लोगों को लगेगा हमारी बात है, हमारी सेटिंग है, ये अरे अपने वाला है। कोई गीत रख देंगे, उनका ही गीत, कोई स्पेशल रीजन है या कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो उनकी बातें कुछ रख देंगे। ऐसे ही करके धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग जाता है, कैरेक्टर अपने आप को उसमें देखने लगता है, वो एक्सेप्ट करेगा। आखिर में हमें जो बात करनी होती है वो आपने बोला ऑब्जर्वेशन और अपने ऑडियंस को समझ, ऑडियंस को दोनों को देना। ये एक स्टोरी टेलर को दूसरे स्टोरी टेलर से बिल्कुल अलग रास्ते पे निकाल सकता है। बिल्कुल निकालेगा। फीडबैक स्टेज पे जो ऑडियंस का फीडबैक होता है वो हमेशा बहुत डायरेक्ट नहीं आता है ना? आप उसको समझने की कोशिश करते हो कि मेरे ऑडियंस, वो बच्चा वहां पे, वो आंटी वहां पे क्या महसूस कर रही है, या आप एक ताली बजी या नहीं बजी पे मोस्टली डिसाइड कर लेते हो? क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम फीडबैक लेते हैं। लेकिन एक बात है, मैं उदय मावानी का बात किया था, मैं उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस हूँ।
उन्होंने पपेट्री को बहुत प्रमोट किया। एक बार एक स्क्रिप्ट के लिए 20 बार लिखा था मैंने, एक स्क्रिप्ट 20 बार उनके पास बैठ के, और वो फीडबैक देते जाते थे। हाँ, नहीं इसमें ये क्यों लिखा है, ये शब्द क्यों है, ये नहीं, ये कैरेक्टर तो ऐसा है, ये ऐसा डायलॉग कैसे बोल सकता है, लाइक दैट। हम एक घंटों एक सीन पे अटक जाते थे, सेंटेंस पे अटक जाते थे, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे। फिर मुझे उसका रास्ता निकालना पड़ता था, तो फिर वहां से आके पूरी रात भर मैं करूंगा दूसरे दिन, तो 20 बार हो गया। फिर ये तो मैंने रखा, फिर बोला इससे आगे मेरे से नहीं होगा, आप किसी और को बोल दो। तो कहा नहीं, ये बेस्ट है। ये यही चाहिए था। मैं इतना सोच के, वाओ। तो ऐसा होता है। तो ऐसे जो होते हैं, इसलिए मैं गुरु मानता हूँ उनसे, क्योंकि इनसे सीखा हूँ और वही चीज मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, सफलता तभी मिलती है। तो इसमें मुझे आपसे पूरी बात करके मुझे और ही ज्यादा फीडबैक कैसे लेना है ये मैं आपसे सीख रही हूँ। नहीं सच में, क्योंकि कहना आसान है, बट अब जैसे आपने स्क्रिप्ट 20 बार लिखी, किसी के फीडबैक पे भले ही आप कितना भी उनको मानते हो, कितना भी मानो, तो जो चीज आपने 20वें बार पे जाके कहा अब नहीं होगा मुझसे, वो 2 पे भी हो सकता था, 10 पे भी हो सकता था, है ना। बट क्या ये है, ऐसा होता है कि अगर आपको सच में ग्रो करना है लाइफ में, तो आपको फीडबैक लेते टाइम सरेंडर करना पड़ता है? नहीं, पॉजिटिव रहना पड़ता। अगर पॉजिटिव आपको चेंज नहीं करना है, आपका ईगो हर्ट करता है, तो मत लो फीडबैक। मैंने बनाया है, तेरे को देखना है देख, नहीं तो मत देख। मुझे मालूम है कि मैंने ये क्यों किया, तो वो लाल कहेगा तो मैं लाल कर नहीं दूंगा। हाँ बराबर है। हाँ। मैं कर नहीं दूंगा। हाँ। लेकिन उसका फीडबैक तो लूंगा, उसको क्यों लाल चाहिए था। कोई ऐसा मौका याद आ रहा है जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक चेंज आया हो? हाँ, ये जब मैंने ये ज्वाइन किया था पपेट्री, अब मैं मेहरबन के साथ काम नहीं करता तो शायद मेरी लाइफ जो मैं जिया हूँ ऐसी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरी सोच लिमिटेड रह जाती। उन्होंने बहुत हेल्प किया, और वो लाइक ए मदर, वो टीचर नहीं थी, वो मदर थी। और मुझे अकेले को नहीं, उसके हर दादी जी हैं तो उसको भी बहुत प्यार करती हो, हर वक्त उसका नाम रहता था जबान में, दादी 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 यहाँ है, दादी वो कर रहा है। तो हमारे लिए भी वो ऐसा करती थी बहुत, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। तो उनके आने से मेरी जिंदगी में बहुत चेंज आया, उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखा। और उनसे क्या सीखा जो आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया? डर, काम करने का डर नहीं रखने का। वो सौंप देती थी, मान सिंह ये करना है, ये वो करना है, और मैं इतना ही बोलता हो जाएगा हो जाएगा, बस इतना। तो चाहे लाइट फिटिंग करना है, स्टेज डिजाइन करना है, स्टेज को अरेंज करना है, या कोई भी परफॉर्मेंस के रिलेटेड कोई भी हर्डल्स हो, प्लान का टूर प्लान करना है, कम्युनिकेट करना है, कोरेस्पोंडेंस करना है, जो भी करना है सब हो जाएगा। आप क्या चाहिए वो बताइए, मैं कर दूंगा। तो ना आप कभी नहीं बोलते हो? लगभग नहीं बोलता हूँ। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स 1-2 क्या रहे जिसमें आप मेरे, हाँ आपका क्या आपको मुश्किल हुई हो? एक दो रहे। एक तो जो आनंद वाला प्रोजेक्ट था, क्या था उसमें? वो उसमें 1000 शो इन ए ईयर अमूल के लिए। तो हर बार हर रोज मुझे नए गांव में जाना है। वहाँ डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी होती है, उसके पास जाके वहाँ मुझे उनसे मिलके वहाँ परफॉर्मेंस दिखाना है। तो गांव वो लोग अरेंज करते थे ऑडियंस तो, लेकिन उसके लिए एक साल जो चलने वाला है प्रोजेक्ट, उसके लिए पहले तो आर्टिस्ट चाहिए, वो भी ट्रेन चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। तो पहले तो आर्टिस्ट को कलेक्ट करना, पपेटियर्स, एक्टर मिलेंगे, म्यूजिशियन मिलेंगे, पपेटियर्स कहाँ से मिलेंगे? तो पहले तो वो ढूंढने में बहुत बहुत महीनों लगे, मुझे महीनों मेहनत करना पड़ेगा।
एड्स दिए, लोगों को बात किया, वो किया, बहुत सारे लोगों को मिला। मुश्किल है। फिर कुछ लोग आए, उसमें से सिलेक्ट किया, उसमें से फिर उनको 1 महीना ट्रेनिंग में रहने का, तो 1 महीना तक रहने तो चाहिए, टिके वही तो है। तो टिकने चाहिए, वो टिके, तो वो चैलेंजिंग था। फिर उनको 1 साल मैं ले गया था आनंद, जाके हमें रहना था। तो सब बच्चे यंग थे, 20-22 साल के लड़के लड़कियां, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी सोचना है, क्योंकि लड़कियां हैं तो उनकी सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स पूछेंगे कि हमारी बच्ची आपके साथ आ रही है, तो कैसे, तो ग्रुप कैसे बनाना है, किसके साथ, किस पे ट्रस्ट करना है, उसको ऊपर नजर रखनी है। तो 1 साल तक सब करना, और परफॉर्मेंस भी होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता था, लाइट नहीं है, उस वक्त जमाने में बहुत होता था, हम लोगों ने दिए जला के शो किए हैं, कार की लाइट लगा के शो किए हैं। शो होना चाहिए। लेकिन इससे चैलेंज एक और पड़ा था जो शकुंतला का था, क्योंकि उसका शो जापान में तय हो गया था। अच्छा। जनवरी में। न पपेट था, न स्क्रिप्ट थी, न कुछ था, और शैडो पपेट बनाना मुझे नहीं आता था। तो मलिका बहन जो डायरेक्टर थी, उन्होंने बोला कि मानसिंह क्या करेंगे? मैंने बोला शो तो करेंगे, क्योंकि ना कहने की आदत नहीं है, शो तो हो जाएगा, क्या करोगे तुम? मैं करता हूँ। फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू किया। पपेट का डिज़ाइन कुछ मेहर बहन ने बनाए थे, वो मिले वहाँ से, वो लिया मैंने। फिर एक आर्टिस्ट था, उसका कांटेक्ट किया, फिर दूसरे हमारे जो आर्टिस्ट थे, सब लोगों ने मिलके पपेट डिज़ाइन शुरू किया। सब लोगों ने साथ मिलके किया। मैं बनाने में मैं गाइड करता था, मैं बनाता नहीं था। तो पपेट बनाया है, हाँ, लेकिन उसमें टेक्निकल इनपुट रखना था, वो सब मैं रखता था कि ये ऐसा, इसका जॉइंट्स ऐसे होना चाहिए, मुझे ये मूवमेंट चाहिए। तो ये मूवमेंट, जैसे कोई एक सीन था कि जिसमें राजा दौड़ रहा है हिरण के पीछे, तो घोड़ा भी हिल रहा है, पहिया भी हिल रहा है, राजा ऊपर है, और एक ही आदमी चला रहा है, और वो सारथी ऐसा हाथ कर रहा है। वो सब मूवमेंट मुझे एक ही आदमी में चाहिए था, तो मतलब एक पपेटियर चलाएगा और ये आएगा। तो वो पपेट बनाना वाला ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बोला होगा तो मुझे ऐसे ऐसे बना के दे दे। फिर मैंने जॉइंट्स वगैरह करके उसका करके दिखाया, पहले देख हुआ, अभी ये मूवमेंट आई, ये आई, जॉइंट सब डिजाइन किया, फिर हो गया। आपका सबसे मुश्किल समय क्या था? पाकिस्तान का शो था, हम लोग जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान में। यार पाकिस्तान क्यों जाने का, वो नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मिली हूँ, आप जाएंगे, रामायण करेंगे। रामायण करने का, पाकिस्तान में रामायण करने का था। हमने बोला ठीक है। तो शनिवार को एक बर्थडे पार्टी का शो किया हमने, मेहर बहन ने और हम लोगों ने। फिर वो बोले कि मंडे को वक्त पे आ जाना, वरना पाकिस्तान नहीं ले जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। संडे मॉर्निंग आई न्यू शी पास्ड अवे। मैं शॉक खा गया, यार क्या होगा। कल तो हमने शो किया है, सब नॉर्मल है। मैं लॉक कर रहा था, मुझे बुलाया, वो रिक्शा में बैठी थी, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, लास्ट इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला ठीक है, चला गया। और ये सुबह में फिर दूसरे दिन तो क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन उस वक्त हम सब लोगों ने तय किया कि मेहर बहन ने बोला था मंडे को रिहर्सल शुरू होना चाहिए, तो होना चाहिए। हम लोगों ने मंडे को रिहर्सल किया। बाप रे। किया, क्योंकि उनको करना था, और हमने तय किया अब हम पाकिस्तान जाएंगे और शो भी करेंगे, क्योंकि उनको करना था। Amazing. मैं आपको एक्चुअली में शब्दों में शुक्रिया नहीं बोल पाऊंगी, वो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि दादी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था।
नहीं, दादी तो बहुत बड़े हैं, दादी की है, मेरे लिए भी है, मैं हम्म, मानती हूँ, मैं आपके भाव को मानती हूँ, लेकिन इतने लोगों को वो जानते हैं, उन्होंने मुझे आपके पास आने के लिए बोला, जी, वो समझा पाना मुश्किल है, बट ये जो आपने जितनी चीज़ें सिखाई हैं, वो बहुत स्पेशल है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी, और आपका काम आगे बहुत ग्रो करे। आई विश कि बहुत सारे आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े और आप आप जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट सबको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यही कोशिश है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं वो और अच्छे लोगों से मिलाते हैं, इसलिए अपने आप को अच्छे लोगों से पूरी तरह से सराउंडेड रखना चाहिए। मैं तो रखती हूँ। देखिए, दादी पदम जी इंडियाज फाइनेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड पपेटियर ने रिकमेंड किया मान सिंह ज़ाला को। मान सिंह ज़ाला जी से मिले तो और इतना कुछ सीखा। आई होप यू एंजॉयड इट। ये वाला पॉडकास्ट एक ऐसा है कि जिसमें पपेट्री के बारे में मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगी कि पपेट्री को हम इंजीनियरिंग से कनेक्ट नहीं करते हैं, बट एक्चुअली है वो जितने पपेट जितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इट्स फुल ऑन इंजीनियरिंग। लेकिन हमारे देश में हाथ के काम की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम ही रहती है। अब यही काम एक इंजीनियर कहे तो कहाँ इज्जत चली जाती है, और वही काम हाथ से एक पपेटियर करता है तो कम रह जाती है। बट दैट इज व्हाट आई होप कि आप भी इस कॉन्वर्सेशन से लेके जाएंगे कि ये जो पपेटियर होते हैं वो मास्टरमाइंड होते हैं। वो क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग के अंदर उगाते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और फिर हमें एंटरटेन कर पाते हैं। सो एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ टू great puppeteers like him. For the love of puppetry and puppeteer and these master dreamers, you must listen to the podcast of Dadi Padamji himself. Yes, that's probably his only podcast. So Dadi Padamji is that renowned Indian puppeteer जिन्होंने पपेट्री को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया है और इंडिया का नाम सालों से रोशन किया है। यू मस्ट हियर हिम आउट। एंड गोवा कितना पसंद है आपको? कितना भी पसंद हो, पर एक बात है गोवा के बारे में जो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि आपको नहीं पता होगी। सेवारथ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू करी है रोहिणी गोंजाल्विस ने। उनका पॉडकास्ट आपको क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि अगर आपका कोई नियर एंड डियर वन, आपके पेरेंट्स गोवा में रहते हैं, तो आप ज़रूर महसूस कर सकते हो कि गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना ही नहीं है। उनकी एज रिलेटेड इश्यूज़ को और भी बढ़ा देता है ऐसी एक सिटी। उसको सॉल्व कर रही है रोहिणी। सो यू मस्ट लिसन टू इट एंड आई होप यू कीप फ्लोटिंग विद द फिश।